यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं एकदम स्टार्टिंग से हिस्ट्री में क्या कुछ है उन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा नहीं है तब भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, या अगर आपने पढ़ लिया है तो आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आप कितना आयोग के क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ सबसे पहले नोट्स, और नोट्स के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं क्या कुछ हैं चीज़ें। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आपका स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बाद हम जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, देखते हैं वैदिक काल के बारे में। उसके बाद बौद्धिज्म, जैनिज्म से होते हुए वैष्णव और शैव धर्म से होते हुए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। यूनानी आक्रमण देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्लस उसी के साथ में मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने वाली हूँ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर मतलब ऐसा कोई ईयर नहीं होता जब आयोग के द्वारा क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या XYZ किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस आता है, जीके आता है, तो वहाँ पर मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। इसमें बहुत थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत खास इंसिडेंट यहाँ पर नहीं है और बहुत कम में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो यूनानी आक्रमण देखो मौर्य से पहले था ना। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य ईरान में कुरुस तथा साइरस द्वितीय 558 से 529 ईस्वी में हखामनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हखामनी साम्राज्य बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम आ जाते हैं। देखो अब थोड़ा सा ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यहाँ पर डिस्कस करूँगी। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ठीक है, भारत जो दारा का साम्राज्य था उसका 20वां प्रांत था, और दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त होती थी। और टेसियस अंतरिक्ष सेजिज का राज्य वैद्य था, और पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर राज्य हैं वहाँ पर खरोष्ठी नामक लिपि का जन्म हुआ था, जो ईरानी अरामेक लिपि से उत्पन्न हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खरोष्ठी लिपि है वो ईरानी अरामेक लिपि से उत्पन्न हुई है। आगे देखो, फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिग्लोई, ये दोनों नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो है कहलाती है। और ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। ठीक है, आगे महापद्मनंद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। कितनी? महापद्मनंद इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आप सभी को पता होगा घनानंद को ही हराकर के चंद्रगुप्त मौर्य जी सिंहासन पर बैठते हैं और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। जीनोफोन उस बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है कि भद्रसाल उसका सेनापति था। तो बस इतनी चीज़ें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, और हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चलता है। कब? 326 में भारतीय विजय के लिए चलता है। आगे आप देख सकते हो कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने 28 स्वतंत्र सत्यों का उल्लेख किया जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थे। आगे आप देख सकते हो, सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्कत थी। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसमें मतलब कि पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद स्त्रियाँ जो है वो सैनिक का रूप धारण कर लेती हैं। तो वो आप मस्कत को याद रखेंगे, अशोक जिसकी राजधानी मस्कत थी। इसका विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर के समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, किसने? सिकंदर ने। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच था। ये आप नदी पूछा सकता है कि जो राजा थे, पोरस के राजा थे, उनका जो साम्राज्य था वो कौन सी 2 नदियों के बीच था? तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसको अपना मित्र बना लिया तथा उसका राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। देखो उसका राज्य भी दे दिया, प्लस उसके साथ में कुछ अनदर इलाके जो है वो दे देता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ब्यास नदी सिकंदर के आगे आप देख सकते हैं, सिकंदर ने 2 नगर निगैया तथा बौफ किला की स्थापना ठीक है
बौके फिला की स्थापना करता है और ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष के चरम बिंदु सिद्ध होती है। यानी ब्यास नदी को ना उसकी सेना जो होती है वो जवाब दे देती है कि हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यास नदी उस समय बहुत ही उफान पर होती है। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का जो है फैसला किया और 323 ईस्वी में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बौकेफला और सिकंदरिया राज्य जो है वो स्थापित हो जाते हैं। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं का अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले जाते हैं। तो जो उलूक शैली के, आपसे पूछा सकता है ये बताओ जो उलूक शैली के सिक्के ढाले गए थे वो किस पर बेस्ड थे, तो वो यूनानियों पर बेस्ड थे। तो ये रहा बस इतना छोटा सा नोट्स। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ पूछा गया। देखो यूपीएससी 2000 में पूछा गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो अभी हमने देखा नंदवंश था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो वही अभी हमने देखा जो बी हो जाएगा घनानंद। घनानंद जिसको जो है गौतम क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो हराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं उस समय पर, तो ए सही है और आर जो है वो गलत है, यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। तो ये आ जाएगा डी, यानी मस्सक जो है एकदम सही है। चौथे के बाद आ जाते हैं 5वां नंबर। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। वह एक अच्छा प्रशासक था। इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि भारत में वो प्रशासन कहाँ किया था, वो भारत में तो रावी नदी के मतलब उधर से ही जो है वो लौट जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त ये 3 सत्य दिए हुए हैं। उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो बी ऑप्शन है पुरु, और राजा पोरस। पराजित तो किया लेकिन उसको वापस भी दे दिया। ये आरो में देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। निर्याकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस और एरिस्टोब्यूलस। तो इसमें सी जो है वो डाइमेकस जो है नहीं आया था, बाकी सारे के सारे आए थे, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के समय पर आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हो गया। तो इतना छोटा सा था यूनानी के बारे में। यूनानियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा सा घनानंद, राजा पोरस के बारे में, सिकंदर कब आता है, क्यों लौट जाता है, कौन सी 2 नदियों के बीच में जो है इन राजाओं का वर्णन मिलता है, वो चीज़ें बस थोड़ा सा याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो हिस्ट्री के कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ मेन कोर टॉपिक्स हैं, उन कोर टॉपिक्स में एक ये है मौर्य साम्राज्य। तो इसकी हर एक चीज़, उसके मौर्य साम्राज्य में अशोक के प्रशासन के बारे में पूछा जाता है, कौन आया कौन गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले नोट्स देख लेते हैं और फिर आयोग के द्वारा क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है उनको देखेंगे। तो देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है। ये भी पूछा गया है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। समझ सकते हो, ब्रिटिश साम्राज्य जिसको हम देखते हैं कि जिसने म्यांमार, भूटान, इन सारी चीज़ों को एक कर लिया, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य था ना वो ब्रिटिशों से भी ज़्यादा था। उसने साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। किससे? ईरान तक इसका साम्राज्य था। उसने ही भारत के सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। तो भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त को नंद राज्य का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। आपसे पूछा सकता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है, तो वो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो वो विशाखदत्त ने लिखा है। आगे देख सकते हो, धुंडेराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो किसने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है? धुंडेराज ने। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं में भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला देवी चंद्रगुप्तम अभिसारिका वंचितम तक तथा अभिसारिका वंदितक, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। आगे देख सकते हो, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था।
हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन, ये इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोस्को के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो अब याद रखना सेंड्रोकोटस बहुत बार पूछा गया कि ये बताओ सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। आगे आप देख सकते हो एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चड़क ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। किसने? ऋषि चड़क ने। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ श्रेष्ठ कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। देखो ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बल्कि राजनीति के बारे में दिया गया है कि क्या कुछ चीज़ें शासन में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी, उन सब के बारे में दिया है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है, तो की जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय। जानते हो जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था उतना अशोक ने भी नहीं किया था। अशोक ने क्या किया था, अशोक को तो विरासत में चीज़ें मिल गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। कौन से? जैन और तमिल साक्ष्य। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया। आगे रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो शासन देखने को मिलता है। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं और से दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ से। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है वो मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस की आक्रमणकारी की सेना 305 ईस्वी में परास्त किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका आ जाता है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहा। किसने कहा? यूनानी लेखकों ने। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला था। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन सी? 3 वस्तुओं की। किसने? बिंदुसार ने सीरिया के शासक थे। बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता। ये वस्तुएं थी। कौन कौन सी वस्तुएं? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। भाई अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट पीसेस ये सब भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं की मांग की थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। क्या? दार्शनिक नहीं भेजा, बाकी मदिरा भी भेज दिया और सूखी अंजीर भी भेज दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईस्वी के लगभग मगध का राजा बन गया तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम
प्रियदर्शी कहा जाता है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानपी की उपाधि धारण करता है। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। याद रखना कि कब होता है तृतीय संगीति किसके समय में हुआ है, तो ये अशोक के समय में हुआ। और ये कहाँ पर मिलता है इसका, दीपवंश और महावंश में इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में उल्लेख मिलता है। तो दीपवंश तथा महावंश। इसकी अध्यक्षता मग्गल पुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। और दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक का उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मुगल पुत्तिस के प्रभाव में यह बुद्ध पूर्ण रूपेण बुद्ध हो गया। कौन? अशोक। दिव्य वदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, उनका अशोक और अशोक के जो है पौत्र जो थे दशरथ। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्र प्राप्त थे। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ जो रज्जुक अधिकारी था उसका कार्य क्या था, तो उसका कार्य था राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों को देखना। आगे देख सकते हो अग्रोनोमोई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी कहा जाता था। जिला का अधिकारी कौन कहा जाता था? अग्रोनोमोई। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवा के मुखिया को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रोमिनदेई अभिलेख रोमिनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, और कि 7वें अध्याय, कौन सा 7वां अध्याय है भाई, इस 7वां अध्याय का भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे, द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका। द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं को क्रम इस प्रकार दिया गया है। क्या क्रम है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोधगया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। याद रखना, यही भी पूछा सकता है कि ये बताओ 10 वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की और 20 वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की। इवन आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी इसको कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा तथा वह एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कितने से कितना, ये 1/6 1/8 को ना 1/10 करके इसे एक स्टेटमेंट बना करके इस तरीके से पूछ सकते हैं। वो आयोग में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ध्यान रखना, कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख जो है वो 14 हैं। विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वो 8 स्थान हैं? सहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड्डी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तो ये दोनों का ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि ये बता दो सहबाजगढ़ी की जो लिपि थी वो क्या थी। तो सहबाजगढ़ी की जो लिपि थी वो खरोष्टी थी। तक्षशिला से अरामेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरीकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघवान नामक स्थान से अरामेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप। याद रखना, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी यहीं पर मैं दिखाऊंगी आपको 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। तो आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है। ध्यान देना, ये जो अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता जो है वो श्रीलंका का अनुराधापुर अभिलेख से पता चलता है, जिनके नाम इस प्रकार है पिपरहवा, सोगरा और महास्थान। मतलब इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है।
प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, किधर, दाएं से बाएं, उल्टा, ठीक है। जो हम जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं बाएं से दाएं ना, तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ, जैसे कि उर्दू हम लिखते हैं। इसे पढ़ने का श्रेय मैशन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। याद रखना मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो ये दतिया जिला है। मास्की, नेत्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशिला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। तो ऐसा लिखा गया है कहाँ पर, इस अभिलेख में। आगे देख सकते हो आप 2 मोर एवं 1 मृग, इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता था। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो आपने देखा होगा कि ये इन अभिलेखों में क्या कुछ वर्णन है, ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पर बस सीधे सीधे पूछ लिया जाता था कि इसमें क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा डीप में, क्योंकि आयोग जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या कुछ चीज़ें हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की जो है वो विजय होती है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई, और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। और जानते हो, यहीं से इसने युद्ध न करने की ठान लेता है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता एवं पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों की सूचना मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य कहाँ पर थे, ये हमारे साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में वर्णन मिलता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यवन राजा यानी जो विदेशी राजा थे, जिनमें अंतियोक जो कि सीरिया का शासक था, तुर्मय जो कि मिस्र का राजा था, अंतकिनी जो कि मकदुनिया का राजा था, और मग जो कि साइरिन का शासक था, और अलीक सुंदर जो कि एपिरस का राजा था। तो इनके साथ इनका संबंध था। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई, और इन्हें पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ, जो गोरखपुर का सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में लिखा है, तो ब्राह्मी लिपि में। ये अभिलेख अकाल के समय के लिए जाने जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, ध्यान देना, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थी जो था वो दीवानी था, कंटक शोधन जो था वो फौजदारी था। न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी, और वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका के प्रशासन द्वारा किया जाता था। 6ठी शताब्दी का कार्य विक्रय कर वसूल करना था, और विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, और वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीज कहाँ से आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। उसके अनुसार, ध्यान देना, आपसे ये स्टेटमेंट पूछा सकता है कि ये बताओ, मेगास्थनीज ने कहा था कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा चलती थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने दास प्रथा के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया है।
नेक्स्ट है, उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा कर सकता था। जैसे अगर कोई व्यापारी है तो उसका बेटा भी व्यापारी ही होगा और कोई पेशा नहीं कर सकता। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा था। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम उल्लिखित हैं। कौन कौन से 5 प्रांत हैं? उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंतिरट उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि भारत की राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों का या कमिश्नरियों का प्रशासन था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी इस प्रकार थे: पड़ियाध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, ये सारे नाम याद रखेंगे, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। किसकी? अगर जो है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी हो तो विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, यानी तलाक उस समय भी प्रचलित था। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उनके शरीर में दोष होने के कारण पत्नी उनका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने की दशा में भी पति उसका त्याग करने का अधिकारी था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य छत्री का सामाजिक स्तर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना कि विदेशियों द्वारा भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य इट मीन्स विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात्य छत्री, यानी जो विदेशी थे ना उनको मनु जो है वो वात्य छत्री कहते हैं, का सामाजिक स्तर दिया गया था। और आगे आप देख सकते हो कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। आगे चलते हैं हम। और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरौत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरौत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर से, ये भी ध्यान रखना कौन से तट पर, ठीक है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाते हैं। और सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है। देखो ये बहुत बार पूछा गया है कि ये बताओ जो सारनाथ का धमेक स्तूप है क्या ये मौर्य काल का है या गुप्त काल का है या मौर्योत्तर काल का है? तो ये जो है गुप्तकालीन से संबंधित है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। इसका कोई अधिष्ठान नहीं है सारनाथ में जो ये बनाया गया है धमेक स्तूप। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पुनन महोदय ने किया। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे अवशेष तथा कुम्भहार में राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। राजप्रसाद के जो है अवशेष प्राप्त हुए। बुलंदी बाग में पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमुत्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था और ध्यान दिया। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य भी और अशोक भी, दोनों ने ही जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। तो आपसे पूछा सकता है ये बताओ जो सुदर्शन झील था वो किसने खुदवाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। नहरें इसी से निकालने का काम जो है अशोक ने किया। सक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखो, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित करता है घनानंद को हरा करके। आगे चलते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की किस शासक द्वारा? देखो कहा था ना कि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो वही अपने हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य जी, जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश गुप्त, वर्धन, मौर्य, कुषाण। अब देखो इन सब में देखोगे तो मौर्य ही सबसे पहले आ जाएगा, मौर्य आता है, मौर्य के बाद फिर आप बाकियों को देखते हो। आगे देखते हैं, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वो कौन सा है? भास, शूद्र, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो अभी हमने देखा था विशाखदत्त जो कि मुद्रा राक्षस जो है वो रचना थी, उसमें इसके बारे में काफ़ी कुछ विस्तृत में चर्चा की गई है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था, किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो इसने जस्टिन ने किया था इनकी भेंट का उल्लेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आगे चलते हैं हम, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये इनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान राजा बनाने का काम किया था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो ये आर्थिक संबंध नहीं, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है, विदेश नीति, धन संचय। देखो शासन कला भी है और विदेश नीति भी है, ठीक है, तो मतलब ई हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं हम और यहाँ पर देख सकते हो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? तो ये है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य में किस तरीके की शासन व्यवस्था थी उन सब के बारे में बताया जाता है। राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? तो राजा का 7वां अंग जो होता है वो मित्र होता है। अगर मित्र सही हो गया तो उसको किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है, किसी भी इंसान को, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो है राजनीतिक जीवन में क्योंकि ये उनकी साम्राज्य की में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी उसके बारे में दिया है, मतलब ये राजनीतिक जीवन के बारे में दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा सही है? न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, हो सकता है, हाँ सही है। यदि स्त्री का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ तो पुत्र का यानी कि पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक तो नहीं मिलता था, हाँ मिल सकता था हक, लेकिन कानूनी हक नहीं मिलता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ये यूपीएससी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो ये अभी हमने नोट्स में देखा था कि ये है बी ऑप्शन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की को जो है मैकियावेली के प्रिंस से संज्ञा दी जाती है, उनके समान कहा जाता है। किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के समय में डिमिकस या डायमिकस कहा जाए तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। आगे चलते हैं हम। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल देखो लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। तो बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में जो है, ये आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये बताओ बुलंदी बाग एवं कुम्भहार कहाँ पर है? तो ये पाटलिपुत्र में है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वही आपका पाटलिपुत्र, अभी हमने बोला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बुलंदी बाग का प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग जो है वो पाटलिपुत्र में था, ये हमने देख लिया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय जो है वो प्राप्त करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन विजय किया, अशोक ने कुछ भी नहीं किया था। अशोक को विरासत में चीज़ें मिली थी, उसने केवल और केवल उसमें स्थायित्व लाया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कलिंग तो नहीं होगा, कलिंग तो आपके पूर्व में हो जाता है, यानी जो है उड़ीसा वाला रीजन। अशोक का गिरनार, रुद्रदामन आपका हो जाएगा, क्योंकि रुद्रदामन जो है वो गुजरात वाले रीजन में है। तो गुजरात जो है आप जानते हो पश्चिम में देखने को मिलता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से। तो ये आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया? तो चंद्रगुप्त ने ही हराया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था?
तो इसने पराजित किया था 305 में। देखो 27 क्वेश्चन हो गए, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, करीब 150 तक क्वेश्चन है। तो अभी हमने 27 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है। आने वाले सीजन में हम इसको दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ में। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मौर्य साम्राज्य इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2 से 3 बार अगर रिपीट करके चीज़ें देखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हमने डिस्कस किया यूनानियों के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य की जितने भी नोट्स थे, अब उन्हीं नोट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं भी सोचती हूँ कि हाँ वीडियोज़ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।